तो शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली 1.3 और उससे पहले के एग्जाम्पल्स। पहले सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद में अपनी प्रश्नावली। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक थ्योरम दे रखी है 1.4, जिसमें आपको सिद्ध करना है √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। √2 और उसके साथ आपको प्रश्नावली 1.3 का जो पहला प्रश्न दे रखा है, यहाँ √2 की जगह पर √5 दे रखा है। तो √2, √3 और √5 ये 3 क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 जो है वो √3 का हो जाएगा। तो ये तीनों सिमिलर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न ये है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसको आप विपरीत मानोगे, यानी कि ये अपरिमेय आपको सिद्ध करना है। तो अपन मान लेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसको आपने क्या माना, परिमेय संख्या। अगर कोई भी संख्या परिमेय है तो हमने परिभाषा पढ़ रखी है कि जो परिमेय संख्या होती है उसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P व Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए और Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। P/Q के रूप में लिखेंगे क्योंकि वो क्या है, अब यहाँ पर P/Q ले लीजिए, या जैसे कि आपके एग्जाम्पल में दे रखा है यहाँ A/B लिया हुआ है, यानी P/Q की जगह A/B, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ आपको एक बात और माननी पड़ेगी, P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर्स। अब ये क्यों लिया मैंने और ये क्या होती है, इसके बारे में आपको बताते हैं। सह अभाज्य का मतलब दो अभाज्य संख्याओं का जो पेयर होता है उसे कहते हैं सह अभाज्य संख्या। इसका मतलब P और Q इन दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड वो सिर्फ एक है, यानी इन दोनों में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिनका भाग इन दोनों में जाता है, उसे कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपने 7 और 11 ले लिया, 3 के साथ आपने 5 ले लिया, ये सह अभाज्य संख्या हैं। इनमें केवल और केवल किसका भाग जा रहा है, एक का। अब ध्यान देना, अपन ने इसको परिमेय माना, P/Q लिया और P और Q क्या ले लिया, सहअभाज्य संख्या। अब अपन आगे क्या करेंगे, यहाँ P और Q में एक कॉमन फैक्टर लेके आ जाएंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड लेके आ जाएंगे। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड लाने का मतलब P और Q, यहाँ ये कह रहा है सहअभाज्य, यानी कि इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अलावा, जबकि यहाँ आप लिखे आ जाओगे। इसका मतलब जो हमने माना वो क्या हो गया, गलत, यानी वो संख्या परिमेय नहीं होकर के क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब उसके बाद क्या करना है, आपको दोनों पक्षों में वर्ग करना है। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो ये √2 का वर्ग 2 हो गया और इधर हो गया आपका P² यहां से क्या कीजिए, वज्र गुणा कर देंगे। अब वज्र गुणा कीजिए तो 2 के अपॉन में 1 लगा सकते हैं आप। P² को 1 से गुणा करेंगे तो P² मिलेगा और यह हो जाएगा 2 × Q²। यह है आपकी समीकरण नंबर 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, चूंकि P² का एक गुणनखंड, यानी P² कोई भी एक संख्या है, इस संख्या में गुणा में कौन है, 2 है। इसका मतलब वो क्या हो गया, इसका एक गुणनखंड हो गया, 2 है। इसलिए P का भी एक गुणनखंड 2 होगा। ये बात थोड़े ध्यान से समझिएगा कि अगर P² कोई भी एक संख्या है जिसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 उसका गुणनखंड है, तो P² का
अगर गुणनखंड 2 है तो p का भी गुणनखंड क्या होगा 2। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, जैसे देखिए 5 का वर्ग है, मैं यहाँ पर 4 ही एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए 4 का जो वर्ग है वो कितना होता है 16 होता है, उसको आप 2 गुणा 8 लिख सकते हैं। क्लियर है? यानी ये 4 का जो वर्ग है उसको मैं 2 × 8 लिख सकता हूँ। तो वर्ग हटाया, देखिए पी स्क्वायर का वर्ग हटाया तो पी आया, तो इसको 4 का वर्ग हटाओगे तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा। तो इस 4 को भी तो मैं 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ। इसका मतलब अगर 4 के स्क्वायर में 2 गुणनखंड आया तो 4 में भी गुणनखंड कौन आया 2 आया। ठीक इसी प्रकार से पी स्क्वायर का गुणनखंड 2 है तो पी का भी एक गुणनखंड 2 होगा। पुनः p बराबर, अब देखिए p का गुणनखंड कौन है 2, तो p के गुणा में कोई एक नई संख्या आई। देखिए यहाँ 8 को हट करके इस बार कौन आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पर कुछ नया मिल रहा है, तो यहाँ पर कोई अपन नई संख्या ले लेते हैं r, p बराबर 2r। अब यहाँ अपने को समीकरण 1 से तुलना करनी है, तो यहाँ p स्क्वायर है, यहाँ पर p है, तो इस समीकरण 2 का क्या करेंगे वर्ग। समीकरण 2 का दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो जैसे आपने वर्ग किया तो यहाँ p का वर्ग p स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 2r का भी हम वर्ग कर देंगे, ये दे देगा आपको p स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग 4 और r स्क्वायर। ये हो गई समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 3 की तुलना करेंगे। अब दोनों पक्षों में देखिए आप क्या है p स्क्वायर है, तो आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 3 की तुलना करने पर। तो जैसे आप तुलना करेंगे तो दोनों पक्षों का लेफ्ट साइड इक्वल है, तो दोनों का राइट साइड भी कैसा आ जाएगा इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों पक्षों में p स्क्वायर इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब दोनों का राइट साइड कौन है 2q स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। यहाँ से अपने को q स्क्वायर का मान निकालना है, ये 2 गुणा वाली संख्या कहाँ जाएगी भाग में आ जाएगी, तो q स्क्वायर बराबर 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार, साथ में कौन है r स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए चूंकि ये जो संख्या है q स्क्वायर, इसका मान ये है और इसमें गुणा में कौन है 2 है, तो q स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है, q स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है, इसलिए q का भी एक गुणनखंड 2 होगा। ये बात समझ में आ गई। q स्क्वायर में अगर 2 का भाग जा रहा है तो q में भी 2 का भाग जाएगा। ये बात जो मैंने थोड़ा सा वीडियो बैक लेकर आप यहाँ पे देख लेना कि जो हमने समझाया था वही बात यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखो p का गुणनखंड कौन आ रहा है 2, यहाँ q का गुणनखंड कौन आ रहा है 2, तो आप कह सकते हैं अतः p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। यानी p और q इन दोनों में किसका भाग जा रहा है 2 का, उसे कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। परंतु ये आपने शुरुआत में क्या माना था, p और q को क्या माना था सहअभाज्य संख्या है, तो यहां आप कह रहे हो दोनों को उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, परंतु p व q सहअभाज्य संख्याएं है। तो इधर तो आप कह रहे हो दोनों सहअभाज्य, इसका मतलब दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं 2 इसका गुणनखंड कॉमन है, तो इसका मतलब ये क्या है, यह विरोधाभास प्राप्त होता है। यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है, यानी ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। दोनों अगर सहअभाज्य है तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 नहीं हो सकता।
तो ये विरोधाभास प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो कल्पना मानी थी √2 एक परिमेय संख्या है वो गलत है, और परिमेय संख्या नहीं होने की वजह से वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अतः मानी गई कल्पना गलत है तथा √2 एक कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। ये हो जाएगा कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं होकर के वो अपरिमेय संख्या है। स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, तो इसलिए अच्छे से समझेंगे। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल 9 की, जो दे रखा है सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल हूबहू जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, √2 को हमने अपरिमेय संख्या सिद्ध किया है, ठीक वैसा ही है, ठीक है ना। तो मैंने पहले से लिख के तैयार किया है ताकि आपको कम समय में मैं ज़्यादा अच्छे से समझा सकूं। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपन इसका उल्टा क्या मानेंगे, √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हमने क्यों माना, ताकि हम जो मान रहे हैं इसको हम गलत साबित करेंगे, यानी परिमेय संख्या को अगर हम गलत साबित करेंगे तो √3 अपने आप क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय अपन ने मान लिया है तो वो P/Q के रूप में होगा, जहाँ P व Q पूर्णांक होंगे, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या होने चाहिए, सह अभाज्य, यानी कि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब दोनों में आपने वज्र गुणा किया तो P को 1 से गुणा किया तो P मिलेगा, और √3 × Q करेंगे तो √3Q मिलेगा। दोनों पक्षों में हम वर्ग करेंगे तो P का वर्ग P², √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, और Q का वर्ग Q²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ आप चेक कीजिए, P² कोई एक संख्या है। अब उस संख्या में गुणा में कौन है, 3, तो उसका गुणनखंड कितना आ गया, उसका गुणनखंड आ गया है 3। तो P² का एक गुणनखंड 3 है ना, तो P का भी एक गुणनखंड कितना आ जाएगा, 3। ये बात मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाई थी, यहाँ फिर से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ मान लीजिए 9 कोई एक संख्या है जिसको आपने लिखा 3 का वर्ग, ठीक है। अब 3 के वर्ग में 9 को आपने क्या लिखा, 3 × 3। कोई डाउट है, नहीं है। अब इस 3 के वर्ग को आपने यहाँ पे मान लीजिए 3 लिख दिया, ठीक है। तो इस 3 लिख लिया, तो इस 3 को आपने क्या लिखा, 3 × 1। इसका मतलब आप क्या समझे, अगर इस Q² या P² के गुणा में गुणनखंड में 3 है, तो इसका अगर हम वर्गमूल ले लेंगे, P ले लेंगे, तो उसके भी गुणा में कौन आने वाला है, वही संख्या 3 आने वाली है। तो यहाँ पे आपने क्या कहा, P² का गुणनखंड अगर 3 है तो P का भी गुणनखंड 3 होगा। तो इस लाइन को आप एक नई लैंग्वेज में लिखेंगे, तो P का गुणनखंड कितना है, 3, उसके आगे एक नई संख्या आने वाली है R। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पहले गुणा में 3 था, लेकिन इस बार गुणा में कौन आया, 1 आया है। तो यहाँ पर अपन ने P बराबर 3R माना, फिर से दोनों पक्षों में वर्ग किया तो P का वर्ग मिलेगा P², 3 का वर्ग 9, R का वर्ग R²। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए समीकरण 1 और समीकरण 3, इन दोनों की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो दोनों का देखो लेफ्ट साइड तो P² है, तो इनको तो इक्वल करने की जरूरत नहीं है, बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो बराबर किसको करेंगे, 3Q² बराबर 9R²। ये देखिए 3Q² बराबर 9R², यानी कि दोनों का जो राइट साइड है उन दोनों को आपने इक्वल कर दिया। ये 3 गुणा वाला कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो 3 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा, 3, और गुणा में कौन है, R²। फिर से यहाँ पे आप एक चीज़ और देखेंगे कि ये जो Q² एक संख्या है, इसके मान में गुणा में कौन है, 3, यानी Q² का एक गुणनखंड 3 है, तो Q का भी एक गुणनखंड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ हमने कहा है कि P का एक गुणनखंड 3 है, यहाँ आप क्या कह रहे हो कि Q का एक गुणनखंड 3 है। इसका मतलब P और Q का दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया, 3 आया है। परंतु P और Q को हमने कैसा लिया था, सह अभाज्य संख्याएं ली है, जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आना चाहिए था, लेकिन आ गया है। इसका मतलब यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है आपको, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है।
और जब विरोधाभास प्राप्त हुआ इसका मतलब जो आपने कल्पना मानी है, क्या मानी है, √3 एक परिमेय संख्या है। तो आप कह सकते हैं अतः मानी गई कल्पना गलत है, अतः √3 एक परिमेय संख्या नहीं होकर के अपरिमेय संख्या है। कोई डाउट हो तो बताएं, समझ में आ गया अच्छे से। अब देखना, अब अपन इसी के साथ डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल 9 है, प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, यहां √3 की जगह पर आपको मिलेगा √5। ठीक है, तो मैं एक रेड पेन यूज कर लेता हूं। यहां √3 की जगह आपको क्या दे रखा है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो अगर यहां √5 है तो यहां पर भी आप क्या मानेंगे, इस √3 की जगह पर हम मानेंगे √5 एक अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन हम इसका उल्टा क्या मानेंगे, √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहां पर क्या कहेंगे आप, √5 बराबर P/Q। ठीक है, √5 बराबर P/Q। वज्र गुणा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, P को 1 से गुणा करोगे तो P, और √5 इंटू Q करोगे तो यहां पर √5 इसकी जगह आपको क्या मिल जाएगा, √5 मिल जाएगा। क्लियर है यहां तक। उसके बाद दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो P का वर्ग P² और √5 का वर्ग जो मिलेगा वो 5 मिल जाएगा, और Q का वर्ग Q²। अब आप देखेंगे P² में एक गुणनखंड कौन है, 5 है। जहां पर 3 आया था या 3 का वर्ग 9 आया था उसकी जगह आपको क्या लिखना है, 5, और 5 का वर्ग 25 लिखना होगा। तो P² का एक गुणनखंड P 5 है, तो P का भी एक गुणनखंड कितना आ जाएगा, 5। अब P का एक गुणनखंड कौन है, 5 है। दोनों पक्षों में फिर से वर्ग करेंगे तो P का वर्ग P², 5 का वर्ग कितना मिल जाएगा आपको, 25, और साथ में कौन है, R का वर्ग R²। अब आप तुलना करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 3 की। दोनों के पक्ष देखिए आप, लेफ्ट साइड में दोनों में कौन है, P² है, तो दोनों का राइट साइड यानी कि 5Q² बराबर किसके आ जाएगा, 5Q² बराबर आ जाएगा 25R² के। ये 5 गुणा वाला कहाँ पे आ जाएगा, इस 25R² के भाग में आ जाएगा। 5 का भाग 25 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो Q² का एक गुणनखंड आपको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। Q² का एक गुणनखंड 5 है, तो Q का भी एक गुणनखंड कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ जाएगा, 5। देखिए यहाँ पर आप कह रहे हो P का गुणनखंड 5 है और Q का भी एक गुणनखंड कितना है, 5। मतलब इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5। तो P और Q आपने क्या मानी थी, सहअभाज्य, परंतु यहाँ दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यह विरोधाभास है, मानी गई कल्पना गलत है, यानी कि जो √5 को हमने एक परिमेय संख्या माना वो परिमेय नहीं होकर के अपरिमेय संख्या है। देख लीजिए, बहुत ही आसान है, एग्जाम में इनमें से कोई एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आने वाला है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। अब स्टार्ट करते हैं अपनी एग्जाम्पल 10 ले लेते हैं। तो शुरू करें। एग्जाम्पल 10 अपना क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए। पेन कॉपी साथ में लेके आप भी साथ साथ में लिखते जाइए। सिद्ध कीजिए, क्या दे रखा है, 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपने को प्रूफ करना है, 5 माइनस √3। देखिए अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे वो क्या किए थे, केवल और केवल √2, √3 या √5। इसका मतलब इन अपरिमेय संख्याओं के साथ में कोई भी परिमेय संख्या प्लस या माइनस में नहीं आई थी, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस में 5 आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी संख्या यानी कि ये जो परिमेय संख्या है इस अपरिमेय के साथ, चाहे वो प्लस माइनस में हो, चाहे वो गुणा में हो, चाहे वो भाग में हो, अगर कहीं भी आ जाती है तो एक दूसरा तरीका है जो थोड़ा सा पहले वाले से इजी है, आसान है। ये अगर आता ना तो ये इसका जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल वैसा ही थ्योरम बेस पर होगा जो हमने अभी जस्ट किया ही है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कल्पना मानेंगे,
माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक वैसे ही जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल और थ्योरम में किया था। इसको आपने परिमेय माना तो 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर, इसको आप क्या मान लीजिएगा, P बटा Q, जहां P व Q पूर्णांक है और Q का मान शून्य नहीं है। ये परिमेय संख्या की अपनी डेफिनेशन है, परिभाषा है। अब यहां से क्या कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। सारे क्वेश्चन में आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि यहां जो भी अपरिमेय संख्या है उसको आपको सेपरेट करना है, यानी कि जो साथ में परिमेय संख्या जोड़ बाकी गुणा भाग में है उनको दूसरे पक्ष में भेजना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 3 बटा बराबर P बटा Q। ये 5 जो इधर प्लस का है वो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रूट 3 बराबर, यहां से आपने माइनस के साइन को उधर भेजा। माइनस के साइन को उधर भेजने का मतलब ये ऐसे है, देखिए रूट 3 का जो मान है वो -1 इंटू रूट 3 है। यानी आप माइनस भेजने का मतलब -1, ये गुणा वाला जा रहा है तो उधर जाएगा तो उनका साइन क्या कर देगा, वो चेंज कर देगा। तो ये माइनस का जो 5 था वो प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला P बटा Q कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। उसके बाद रूट 3 बराबर, इसको थोड़ा हल कर ले। यहाँ इसके एलसीएम में अपन Q ले लेते हैं। 1 का भाग Q में Q बार जाएगा, Q इंटू 5 करोगे तो आपको 5Q मिलेगा। Q का भाग Q में एक बार, इंटू में P करोगे तो यह P मिल जाएगा। इसको नाम दे दीजिए आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आप लिखें क्योंकि P व Q पूर्णांक है, अतः अब P और Q को आपने शुरू में क्या ले रखा था, पूर्णांक ले रखा था। तो जब हमारी कोई संख्या पूर्णांक होती है तो पूर्णांकों का चाहे गुणा करूं, माइनस करूं या मैं भाग में दूं, तो वहां जो एक संख्या आने वाली है, यानी कि ये 5Q माइनस P बटा Q, इसको जब आप हल करोगे P और Q को पूर्णांक लेते हुए तो ये कैसी आएगी, एक परिमेय संख्या आएगी। परिमेय संख्या है, क्योंकि पूर्णांकों का आप गुणा भाग कुछ भी कर लीजिए, कुछ ना कुछ अंश और बटे में हर आएगा। अंश बटा हर का मतलब वो संख्या क्या हो गई, परिमेय संख्या आएगी, क्योंकि या अंडर रूट तो आने वाला नहीं है तो अपरिमेय तो हो ही नहीं सकती। तो यहां आपने कहा कि ये क्या हो गई, बोलो, परिमेय संख्या। यहां तक बात समझ में आई, ये परिमेय हो गई। इधर क्या है, अपरिमेय संख्या, जो कि अपन ने अभी एग्जाम्पल और उसमें थ्योरम में पढ़ा था। यानी कि ये जो लेफ्ट साइड आपने कहा, राइट साइड, वो परिमेय हो गया, परंतु इसका जो दूसरा पक्ष है वो क्या है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं, यानी ये बात तो हम जानते हैं कि रूट 3 तो एक अपरिमेय होती है, तो यहां आने वाली संख्या तो परिमेय है और इधर क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बराबर हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। अतः क्या प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः आप कहेंगे मानी गई कल्पना क्या है, गलत है। और जब मानी गई कल्पना गलत है तो क्या माना आपने, 5 माइनस रूट 3 एक क्या मान लिया था, परिमेय माना था, तो वो परिमेय नहीं है तो कैसी हो गई, अपरिमेय संख्या है। यानी कि हमने 5 माइनस रूट 3 को परिमेय माना, जो कि गलत है। ये कैसी है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल 11 की।
ठीक है। तो क्या दे रखा है देखिए एग्जाम्पल 11, शो दैट, सिद्ध कीजिए, तीन अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी ये सिद्ध करना आपने को कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हल क्या करेंगे, सबसे पहले माना कि हम उसका विपरीत मान ले, 3 अंडर रूट 2 एक कैसी है, परिमेय संख्या है। कैसी मान लिया आपने, परिमेय संख्या को मान लिया है। अब परिमेय मानी है तो इसको क्या लिखना होगा, हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2 बराबर p बटा q, क्योंकि ये तो परिमेय है, जहां p व q पूर्णांक है और q का मान किसके बराबर नहीं है, शून्य के बराबर नहीं है। अब यहां पे मैंने क्या बात बताई थी, ये बात आपको हमेशा पूरी एक्सरसाइज करें जब तक याद रखनी है कि यहाँ जो एक अपरिमेय संख्या है उसको आपको सेपरेट करना है। तो यहाँ क्या रखा, अंडर रूट 2 को सेपरेट किया मैंने, तो ये 3 इसके साथ गुणा में था, तो कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये बात जो मैंने लिखी है यही वाली, यही रिपीट करनी है आपको। क्या लिखोगे, चूंकि p व q पूर्णांक है, ये तो हमने लिया है, अतः यहां पूर्णांक देखिए p और q पूर्णांक है, तो पूर्णांकों का अंश बटा हर जो होगा, या इसको 3 से गुणा या भाग करने पर ये जो भी संख्या आने वाली है ये कैसे होने वाली है, परिमेय संख्या है। ये तो श्योर है कि अगर p और q पूर्णांक है तो p बटा 3q जो आएगा वो कैसी होगी, अंश बटा हर के रूप में, यानी कि परिमेय संख्या आएगी, क्योंकि इसमें कोई भी प्रकार का अंडर रूट नहीं है, ये परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 कैसी होती है, एक अपरिमेय संख्या है। ये तो आपने कह दिया परिमेय, और इधर कैसी है, अपरिमेय। लेकिन परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर इक्वल नहीं हो सकती, तो यहां क्या प्राप्त हुआ आपको, विरोधाभास प्राप्त होता है। यानी कि क्या हुआ, मानी गई कल्पना, अतः मानी गई कल्पना गलत है। क्या मान लिया था आपने गलती से, 3 रूट 2 को क्या मान लिया था हमने, परिमेय माना था। 3 रूट 2 कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। वीडियो को पॉज करके कॉपी में जरूर लिखना साथ साथ में, ठीक है। कोई भी तरह का डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। इस प्रकार आपने 3 रूट 2 को क्या प्रूफ कर दिया, अपरिमेय संख्या प्रूफ कर दी, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 का दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि हमने पहला क्वेश्चन रूट 5 का पहले ही कर लिया है। तो अब बारी है प्रश्नावली की। 1.3 क्वेश्चन नंबर हम पहला कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि हमने बाकी के क्वेश्चन में किया है, सबसे पहले हम क्या मानेंगे, माना कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय है तो 3 + 2 अंडर रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q पूर्णांक और q का मान क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिवाइड में अगर शून्य आ गया तो ये क्या हो जाएगा, एक काल्पनिक संख्या हो जाएगी।
अब जैसा कि हमने लास्ट में डिस्कस किया था, क्या करना है यहाँ पर, जो हमारी अपरिमेय संख्या है, चाहे वो √2 है, √3 है या √5 है, उसको सेपरेट करना है, उसको अलग करना है। इसका मतलब बाकी की संख्याओं को पक्षानंदन करना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये गुणा वाला 2 तो बाद में जाएगा, पहले 3 को पक्षानंदित कर दीजिए। तो 2√5 अपनी जगह पे ही है, तो क्या होगा उधर P/Q, ये प्लस का 3 उधर गया तो माइनस हो गया। तो 2√5 बराबर इसका एलसीएम कौन आ जाएगा, Q। तो P माइनस 3 इंटू Q, 3Q। यहाँ पर थोड़ा फिर से देख लीजिए, Q का भाग Q में एक बार जाएगा, 1 इंटू P करोगे तो P मिलेगा, माइनस का चिन्ह, और ये 3 को Q से गुणा कर लीजिए, क्योंकि इस 3 के भाग में कौन है, 1 है। तो 1 का भाग Q बार और Q इंटू 3 करोगे तो 3Q आएगा। तो ये आपको एक नई समीकरण मिल रही है। अब क्या करेंगे, √5 बराबर, अभी भी देखिए ये अपरिमेय संख्या पूरी तरह से सेपरेट नहीं हुई, तो इसके गुणा वाले 2 को कहाँ भेजेंगे, भाग में। तो P माइनस 3Q/Q जो है उसके भाग में कौन चला जाएगा, 2। इसको अपन नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखनी है वो फिक्स है, क्योंकि P और Q कैसे हैं, बोलिए, पूर्णांक है। अतः क्या बताया था, पूर्णांकों का गुणा भाग माइनस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, ये P/Q यानी अंश बटा हर के रूप में कुछ न कुछ संख्या आने वाली है, यानी कि P माइनस 3Q/2Q, ये क्या आएगी, एक परिमेय संख्या आएगी। यहाँ कुछ न कुछ परिमेय आएगा, अंश बटा हर, चाहे वो माइनस में आए चाहे प्लस में आए, परिमेय संख्या कैसी भी हो सकती है। ये परिमेय है और इधर क्या, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इधर तो आप कह रहे हो अपरिमेय, इधर आप कह रहे हो परिमेय, ये क्या प्राप्त हो गया, यहां विरोधाभास प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे विरोधाभास प्राप्त हुआ, इसका मतलब आपने जो माना है गलत हो गया, वो मानी गई कल्पना गलत है। तो क्या मान लिया था आपने, 3 + 2√5 1, हमने क्या मान लिया था, उसको अपरिमेय माना था, परिमेय माना था, वो क्या हो गया, गलत। इसका मतलब 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार वीडियो को थोड़ा सा बैक करके पॉज करके कॉपी में लिख लें, और बैक करके इसको रिवर्स ज़रूर कर लें, एक बार वापस देख लें कहाँ दिक्कत आई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन हर साल आता है अपने बोर्ड के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 3 का पहला भाग दे रखा है, यानी इसमें आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, इस क्वेश्चन को हल करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ठीक इसी प्रकार का, क्या होगा, इस संख्या को हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल रूप में कैसे लिख सकते हो आप, यहाँ बट्टे में कोई भी प्रकार की संख्या अपरिमेय संख्या है तो उसको आप उसका क्या कर सकते हैं, हर का परिमीकरण कर सकते हैं। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा है, हमारा पहला ही चैप्टर। तो क्या देखा आपने, इस √2 का हर का परिमीकरण करेंगे, हर का, हम दोनों तरीके डिस्कस करेंगे यहाँ पर, हर का परिमीकरण करने पर। तो परिमीकरण का मतलब होता है कि जो संख्या रूट में है उसी से गुणा और उसी से भाग। तो क्या प्राप्त हुआ, देखिए √2 बटे में क्या हो जाएगा, √2 × √2 क्या मिल गया,
2। यानी ये कहूँ या ये कहूँ, 1/√2 कहें या √2/2 कहें, बात एक ही है। अब अपने को इसको प्रूफ करना है अपरिमेय, यानी इसको प्रूफ करना है अपरिमेय। माना कि, यानी अब आपने क्या कह दिया है, 1/√2 ही कौन आ गया, √2/2 है, ये तो सेम है। तो माना कि √2/2 है, वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, √2/2 बराबर, इसको क्या मान लेंगे हम, p/q, जहां p और q क्या हो जाएंगे, पूर्णांक हो जाएंगे। q का मान क्या नहीं होना चाहिए, शून्य हो जाए, शून्य नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिवाइड में शून्य आ गया भाग में, तो वो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, √2 बराबर ये 2 जो इसके भाग में है उसको गुणा में, तो 2p/q। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि p व q कैसे हैं, p और q कैसे हैं, पूर्णांक है। तो पूर्णांकों का गुणा भाग या 2 से गुणा करने पर ये 2p/q जो आया है, ये कैसी आएगी, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इसका दूसरा पक्ष क्या है, √2 है, परंतु √2 एक कैसी है, अपरिमेय संख्या है। अतः यहां क्या प्राप्त हुआ, हाँ बोलते जाइए साथ साथ, विरोधाभास, विरोधाभास प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, मानी गई कल्पना गलत है। इसका मतलब क्या हो गया, √2/2 कहूं, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, 1/√2। ये कैसी हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये अपना है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला भाग। अब इसका अल्टरनेट तरीका क्या हो जाएगा, देखिए आपको सिद्ध करना है 1/√2 अपरिमेय, ठीक है। तो इसको आप क्या कीजिए, इसको आप p/q, यानी ये यहाँ तक का जो भाग है, इसको हमें सीधा परिमेय मान करके क्या मानेंगे, 1/√2 को अपरिमेय सिद्ध करना है। लेकिन अपन उसको क्या मानेंगे, ये एक परिमेय संख्या है, तो उसको p/q लिखेंगे, फिर वज्र गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा, देखिए q, और ये क्या हो जाएगा, √2 गुणा q। फिर दोनों पक्षों में वर्ग कर देना, तो q का वर्ग, और यहाँ क्या आ जाएगा, √2 का वर्ग 2, और साथ में क्या आ जाएगा, q²। ये आ जाएगी समीकरण नंबर 1। फिर यहाँ पर आपको ये कहना होगा, q² का एक गुणनखंड कौन है, 2 है, तो q का एक गुणनखंड क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जो हमने थ्योरम पढ़ी, उसके बाद हमने 1.3 प्रश्नावली का पहला प्रश्न पढ़ा, ठीक उसी प्रकार से ये प्रश्न भी इस विधि से हल किया जा सके। और अगर आपको अच्छा लगे तो इससे भी कर सकते हैं, दोनों ही आपके आंसर सही हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे 3.2 के भाग सेकंड की। तो सेकंड पार्ट क्या है, ये अपनी चल रही है प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 3, और 3 का सेकंड भाग जो दे रखा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये अपने को सिद्ध करना है। तो जैसा कि 7√5 एक क्या मानेंगे, बताओ, माना कि ये एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय है तो क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को हम बराबर रख देंगे p/q, जहां p व q क्या हो जाएंगे, पूर्णांक है, और q का मान क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से 7√5
बराबर p बटा q। यहाँ से सात जो इसके गुणा में है उसको सेपरेट करना होगा, तो 7 जो गुणा वाला है वो भाग में आ जाएगा। अब आप यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए वही लैंग्वेज। चूंकि p व q पूर्णांक है, अतः यहाँ पर पूर्णांकों का जो संक्रियाओं के साथ जो संख्या आती है वो क्या आ जाएगी, एक परिमेय संख्या आने वाली है। परंतु दूसरा पक्ष क्या कह रहा है, √5 कैसे होती है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो इधर अपरिमेय इधर परिमेय, दोनों इक्वल नहीं हो सकती, तो क्या प्राप्त हुआ आपको, विरोधाभास प्राप्त हुआ। तो क्या हुआ, अतः मानी गई कल्पना गलत है, मानी गई कल्पना गलत है। क्या मान लिया था आपने गलती से, 7 √5 को हमने क्या मान लिया था, परिमेय मान लिया था। तो क्या हो जाएगी, 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस वीडियो को आपने 2 बार देख लिया ना, तो निश्चित रूप से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे आप। तो यहां से शुरू किया था हमने, 7 √5 को एक अपरिमेय प्रूफ करना था, हमने उसका उल्टा उसको मान लिया परिमेय। परिमेय है तो p बटा q। यहां से इस √5 को सेपरेट करना था, तो 7 गुणा वाला कहां पे आ गया, भाग में आया। तो p और q जब हमने पूर्णांक माने, तो ये पूर्णांकों के साथ जो हम अंश बटा कर हर करते हैं वो कैसे होगी, परिमेय होगी। लेकिन इसका दूसरा पक्ष √5 कैसा होता है, अपरिमेय, ये हम जानते हैं। तो अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं हो सकती, अतः विरोधाभास प्राप्त हुआ और मानी गई कल्पना गलत है। 7 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अब अपने तीसरे क्वेश्चन का लास्ट भाग, सिद्ध कीजिए 6 √7 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले माना कि 6 + √2 क्या मान लोगे, एक परिमेय संख्या मानेंगे। तो परिमेय संख्या है तो 6 + √2 बराबर p बटा q। सब में लगभग ये सेम लैंग्वेज है, जहां p व q कैसे होंगे, पूर्णांक होंगे, और q का मान क्या नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको बता रखा है जो अपरिमेय संख्या है उसको सेपरेट करना है। तो ये जो प्लस का 6 था उधर चला गया, माइनस में चला गया। इसको हल कर लीजिए, एलसीएम कौन आ जाएगा, q। q का भाग q में एक बार, 1 को p से गुणा करेंगे p, माइनस 6 को q से डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या लिखोगे आप, चूंकि p व q पूर्णांक है, अतः जब पूर्णांक है तो पूर्णांकों का प्लस माइनस गुणा भाग जो भी आया, ये क्या आया है, p - 6q बटा q एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इसका दूसरा पक्ष देखिए, इधर कौन है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इधर एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकता है। तो ये क्या प्राप्त हुआ, यहां विरोधाभास प्राप्त हुआ। तो विरोधाभास प्राप्त हुआ तो क्या कह सकते हैं, मानी गई कल्पना, मानी गई कल्पना गलत है। इसका मतलब 6 + √2 जो हमने क्या मान लिया था, परिमेय संख्या है, वो कैसी है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जहां दिक्कत हो वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके देखना, एक बार या 2 बार देखना, निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे।
कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करें, और अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो प्रश्नावली 1.4 के साथ।